जयपुर की गलियों में सूरज की आखिरी किरणें मध्यम पड़ रही थीं। जौहरी बाजार की रौनक अपने चरम पर थी। हवा में मिठाइयों की मिठास, गहनों की चमक और ठेलों से उठती कचौरी की खुशबू बिखरी थी। लेकिन इस रौनक के पीछे एक अनजाना डर छुपा था। दुकानदारों की नजरें बार बार सड़क की ओर जाती थीं, जैसे कोई खतरा मंडरा रहा हो। भीड़ में एक साधारण सी महिला, काव्या शर्मा, धीमे कदमों से चल रही थी। हल्के हरे रंग की सलवार कमीज, सिर पर चुन्नी और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कोई नहीं जानता था कि यह जयपुर की नई कलेक्टर थी। काव्या का दिल इंसाफ के लिए धड़कता था। बचपन में उन्होंने अपने पिता, एक ईमानदार शिक्षक, को पुलिस के जुल्म का शिकार होते देखा था। एक रात उनके पिता को बिना वजह थाने ले जाया गया था और काव्या की मां रात भर रोती रही थी। उस दिन काव्या ने ठान लिया था कि वह सिस्टम में बदलाव लाएगी। उनके दफ्तर में शिकायतों का अंबार था। दुकानदारों से वसूली, पुलिस का रौब और आम लोगों की बेबसी। सच्चाई जानने के लिए वह बिना सरकारी गाड़ी या गार्ड के एक आम औरत की तरह बाजार में उतरी थी। काव्या एक कचौरी के ठेले के पास रुकी। ठेले वाला, बंसी काका, करीब 55 साल का था। उसका चेहरा मेहनत की लकीरों से भरा था। झुर्रियां, थकी आंखें, लेकिन फिर भी एक गर्मजोशी भरी मुस्कान। बंसी काका की जिंदगी आसान नहीं थी। उनकी पत्नी की बीमारी ने उनकी सारी जमा पूंजी खा ली थी और उनकी बेटी की स्कूल फीस के लिए उन्होंने पिछले हफ्ते अपनी अंगूठी तक बेच दी थी। वह ग्राहकों को प्यार से कचौरियां परोस रहा था। काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, जरा मसालेदार कचौरी देना, और हाँ, हरी चटनी के साथ। बंसी काका ने हंसकर जवाब दिया, बेटी, ऐसी कचौरी बनाऊंगा कि तेरी जुबान पर इसका स्वाद गूंजेगा। वह कुरकुरी कचौरी में मसाला भरने लगा। काव्या ने गौर किया। बंसी काका की उंगलियां थरथराती थीं। उनकी नजरें सड़क की ओर जा रही थीं। पास की चाय की दुकान से एक दुकानदार ने चुपके से इशारा किया, जैसे कह रहा हो, सावधान, पुलिस आ रही है। तभी बाजार का माहौल बदल गया। 2 पुलिस वाले मोटरसाइकिल पर आए। उनकी वर्दियां मैली थीं और चेहरों पर रौबदार ठसक थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक पुलिस वाला, सब इंस्पेक्टर राठौड़, ठेले की ओर बढ़ा। राठौड़ की अपनी मजबूरी थी। सीनियर अधिकारियों का दबाव और घर के खर्चों ने उसे भ्रष्टाचार की राह पर धकेल दिया था। वह कड़क आवाज में बोला, बंसी, फिर यहीं ठेला लगाया? कितनी बार कहा, हर हफ्ते पैसे देने होंगे। बंसी काका का चेहरा लटक गया। उन्होंने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, मेरी कमाई बस 2 वक्त की रोटी के लिए है। मेरी पत्नी बीमार है, बेटी की फीस बाकी है, रहम करें। लेकिन राठौड़ के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उसने ठेले पर जोरदार लात मारी। कचौरियां और चटनी सड़क पर बिखर गई। बंसी काका की मेहनत पल में मिट्टी में मिल गई। भीड़ में से एक बच्चे की आंखों में डर और एक बूढ़े आदमी का गुस्सा साफ दिख रहा था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत न जुटा सका। काव्या का खून खौल उठा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और सख्त लहजे में कहा, यह क्या बर्ताव है? एक मेहनती इंसान की रोजी रोटी क्यों छीन रहे हो? राठौड़ ने काव्या की ओर घूर कर देखा और हंसते हुए बोला, अरे, ये नई समाज सेविका कहां से आ गई? चुपचाप चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। काव्या ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में बचपन की वो रात झलक रही थी जब उनके पिता को अपमानित किया गया था। किस कानून में लिखा है कि बिना वजह किसी की मेहनत बर्बाद कर सकते हो? उन्होंने पूछा। राठौड़ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तैश में आकर काव्या के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ अवाक थी। फिर उसने काव्या के बाल पकड़े और उन्हें मोटरसाइकिल की ओर घसीटने लगा। अब तुझे सिखाता हूं, वह चिल्लाया। बाजार में सन्नाटा छा गया। काव्या के गाल पर लाल निशान उभर आया, लेकिन उनके चेहरे पर ठहराव था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राठौड़ ने ठाका लगाया, बड़ी आई धमकी देने वाली, चल थाने। उसने काव्या को मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और थाने ले गया। थाने पहुंचते ही राठौड़ ने काव्या पर झूठा आरोप लगाया, सरकारी काम में बाधा डालने का। उन्हें एक गंदे बदबूदार लॉकअप में डाल दिया गया, जहां दीवारों पर सीलन थी और हवा में ऐसी बदबू थी कि सांस लेना मुश्किल था। वहां पहले से 2 लोग थे, शांति बाई, एक बुजुर्ग महिला जिसका बेटा बिना वजह पकड़ा गया था, और रिया, एक युवा लड़की जिसे चोरी के झूठे इल्जाम में ब्लैकमेल किया गया था। शांति बाई की आंखें आंसुओं से भरी थीं। वह रोते हुए बोली, मेरा बेटा बेगुनाह है, उसे मार रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। रिया ने गुस्से से कहा, मुझे फंसाया गया
क्योंकि मैंने हफ्ता देने से मना किया। यहां इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं। काव्या ने उनकी बातें सुनी, फिर दोनों को देखकर बोली, हिम्मत मत हारो, अगर हम आवाज उठाएं तो इंसाफ जरूर मिलेगा। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि रिया और शांतिबाई एक पल के लिए चुप हो गईं। तभी राठौड़ अंदर आया। उसने एक कागज काव्या के सामने फेंकते हुए कहा, इस पर हस्ताक्षर कर, तूने पुलिस का काम रोका। काव्या ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, हस्ताक्षर नहीं करूंगी। राठौड़ ने गुस्से में टेबल पर मुक्का मारा और चिल्लाया, तेरी इतनी हिम्मत। उसने सिपाहियों को इशारा किया। एक सिपाही ने काव्या के बाल पकड़े और उन्हें एक अंधेरे कमरे में घसीट ले गया। वहां सिपाही ने लाठी उठाई और तंज कसते हुए बोला, अब बोल, कितनी अकड़ बाकी है। काव्या ने दर्द सहते हुए कहा, यह अन्याय है, तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। उनकी आवाज में दृढ़ता थी जो सिपाही को हिलाने लगी। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट आई। दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी डीएसपी चौधरी अंदर आए। उनकी आवाज गूंजी, ये सब क्या हो रहा है? राठौड़ हड़बड़ाया, सर, ये औरत बदतमीजी कर रही थी, सरकारी काम में रुकावट डाल रही थी। उसने बहाना बनाया। डीएसपी ने काव्या की ओर देखा जैसे शक कर रहे हों। काव्या ने उनकी आंखों में सीधे देखकर कहा, बिना सबूत के एक औरत को पीटना, बाल खींचना और झूठे आरोप में बंद करना किस कानून में आता है? डीएसपी की आंखों में एक पल को संकोच छलका। फिर उन्होंने राठौड़ से कहा, इसे कुछ घंटों बाद छोड़ देना। राठौड़ नाखुश था, लेकिन आदेश मानना पड़ा। काव्या को वापस लॉकअप में डाल दिया गया। वहां उन्हें एक गंदा कंबल और बांसी खाना दिया गया, लेकिन काव्या ने हिम्मत नहीं हारी। वह चुपके से अपनी रणनीति पर काम कर रही थी। अगली सुबह राठौड़ फिर आया और हंसते हुए बोला, तेरी किस्मत अच्छी है, जमानत हो गई। काव्या ने आश्चर्य से पूछा, जमानत किसने दी? राठौड़ ने तंज कसते हुए कहा, कोई पागल ही होगा। बाहर निकलते ही काव्या ने देखा कि एक युवा पत्रकार आरव खड़ा था। उसने अपनी खोजबीन से काव्या की कहानी सुनी थी और उनकी जमानत करवाई थी। उसने पूछा, मैडम, आपके साथ क्या हुआ? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इंसाफ की कोशिश करने की सजा मिली। तभी एक बुजुर्ग आदमी, हरी चाचा, थाने में रोते हुए आया। साहब, मेरे पोते को बिना वजह पकड़ा है, मेरी सुन लीजिए। राठौड़ ने उसे दहाड़ते हुए भगाया, चुप, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। काव्या का गुस्सा अब फट पड़ा। उन्होंने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। 5 मिनट में कलेक्टर ऑफिस की पूरी टीम यहां पहुंचे। कुछ ही देर में सायरन की आवाज के साथ सरकारी गाड़ियां थाने के बाहर रुकी। काव्या ने दृढ़ कदमों से कहा, मैं जयपुर की कलेक्टर काव्या शर्मा हूं। पुलिस वालों के होश उड़ गए। राठौड़ के पैर कांपने लगे। आरव ने कैमरा ऑन कर दिया। काव्या ने गरजते हुए कहा, मैंने खुद देखा है कि इस थाने में आम लोग कैसे कुचले जाते हैं। मुझे थप्पड़ मारा गया, बाल खींचे गए और झूठे आरोप में बंद किया गया। यह पुलिस की वर्दी नहीं, गुंडागर्दी है। राठौड़ घुटनों पर गिर पड़ा। मैडम, माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। काव्या ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मैं कलेक्टर न होती तो क्या तुम किसी और औरत को भी यूं ही पीटते और घसीटते? जवाब दो। राठौड़ चुप था। काव्या ने फोन उठाया और आदेश दिया, सभी दोषी पुलिस वालों को तुरंत सस्पेंड करो। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हो। भीड़ में से लोग अपनी शिकायतें लेकर आए। एक महिला बोली, मेरे पति को बिना वजह पीटा गया। एक जवान लड़के ने कहा, मेरी दुकान से हर हफ्ते पैसे मांगे जाते हैं। काव्या ने अपने अधिकारियों को कहा, हर शिकायत दर्ज करो। अब इस शहर में कानून हर इंसान के लिए बराबर होगा। काव्या ने वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया। मैंने खुद पुलिस का अत्याचार झेला है, थप्पड़, अपमान और झूठे इल्जाम। इस थाने की तत्काल जांच हो। कुछ ही देर में अधिकारी थाने पहुंचे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, हम वादा करते हैं कि दोषियों को सजा मिलेगी। काव्या ने कहा, इस थाने में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, मैं खुद इसकी निगरानी करूंगी। राठौड़ गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, माफ कर दीजिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। काव्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा और बाल खींचे तब तुम्हें अपने बच्चों की याद नहीं आई? पूरे थाने में सन्नाटा छा गया। आरव की लाइव रिपोर्टिंग से यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लोग काव्या की हिम्मत की तारीफ करने लगे। कुछ हफ्तों बाद काव्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, पुलिस का काम डराना नहीं बल्कि लोगों की रक्षा करना है। हम एक ऐसा जयपुर बनाएंगे जहां हर इंसान
बिना डर के इंसाफ मांग सके। उनके शब्दों ने नई उम्मीद जगाई। दोषी पुलिस वालों को सजा मिली और थानों में पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी लगाए गए। काव्या की हिम्मत ने न सिर्फ राठौड़ को सबक सिखाया, बल्कि पूरे शहर में एक नई रोशनी फैलाई। यह एक कहानी नहीं थी, यह एक बदलाव की शुरुआत थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और हिम्मत से अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। अगर हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाएं, तो एक इंसान, एक औरत भी सिस्टम बदल सकती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने अपने आसपास ऐसा अन्याय देखा है?